आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पेपर लीक के खिलाफ जेन-ज़ी के गुस्से का नया सेंटर बन गया है। रांची के जंतर मंतर पे ना तो कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी है, ना कॉकरोच जनता पार्टी है। रांची में सिर्फ छात्रों का हल्ला बोल है। इसका चेहरा कौन है? रांची में छात्रों के आंदोलन पर राहुल गांधी चुप क्यों है? ये सब आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बड़ी खबर दे दूं। रांची में छात्र आंदोलन अब जोर पकड़ता जा रहा है। भारी संख्या में जेन-ज़ी की भीड़ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उमड़ रही है। सोनम वांगचुक की तर्ज पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए यहां भी अनशन शुरू हो चुका है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से परेशान छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर दिन रात काट रहे छात्र न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बारिश है, भीग रहे हैं, सूखी रोटी पानी के सहारे हैं। निष्पक्ष जांच, पारदर्शी भर्ती, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। कल रात सोरेन सरकार ने धरना स्थल जयपाल सिंह स्टेडियम की बिजली देर रात काट दी। सरकार के इस कदम से स्टूडेंट बहुत गुस्से में हैं। ये छात्र आंदोलन उग्र होने की संभावना दिखाई भी देती है। अभी तक तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अब और कितने दिन? झारखंड की सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों का ये गुस्सा क्यों है, ये भी समझिए। 19 अप्रैल को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ। इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने और ओएमआर शीट में हेरफेर के आरोप लगे। छात्रों का आरोप है कि कम नंबर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। कट ऑफ तय करने में भारी गड़बड़ी हुई। मेरिट लिस्ट पर जिम्मेदार अधिकारियों के दस्तखत तक नहीं थे। हरियाणा और यूपी के 400 उम्मीदवार पास हो गए। जिस गड़बड़ी के खिलाफ 29 जुलाई से ये स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि परीक्षा कराने का ठेका लखनऊ की जिस टीटीपीएल कंपनी को दिया गया, उसे महज 1 महीने पहले ही राज्य में ब्लैकलिस्ट किया गया था। ऐसे में देर रात भी सैकड़ों छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर मार्च निकाला। इस मार्च की कुछ तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 11 दिन से स्टूडेंट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कल रात प्रशासन ने रांची में बिजली काट दी थी। 1:15 हुई है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां झारखंड के कोने कोने से आए हजारों छात्रों के द्वारा जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन पे रोकने के लिए यहाँ की लाइट तक कटवा दी है। ना तो टेंट लगने दे रही है और ना किसी प्रकार का कोई सहायता होने दे रहा है किसी से। इस पर अब चर्चा शुरू करते हैं। अजीत जी, केंद्र की सरकार तो बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी, खाने पर रोक लगा रही थी। यहाँ पर तो फटे हुए त्रिपाल हैं, बारिश में भीगते हुए गीले बिस्तर हैं और छात्र आंदोलन कर रहे हैं सूखी रोटी खाकर। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में हम लोगों ने देखा, वो भी एक संचित गुस्सा था। कोई एक परीक्षा की वजह से नहीं हुआ था, एक संचित गुस्सा था। लोगों का आक्रोश, छात्रों का गुस्सा इकट्ठा हो रहा था। वहीं झारखंड में हो रहा है। कई वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। कई वर्षों से परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं, ओएमआर शीट में गड़बड़ी हो रही है, परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। अभी आप देखिए, जिस परीक्षा में गड़बड़ी की बात हो रही है, ये 14वीं संयुक्त परीक्षा है। झारखंड को बिहार से अलग हुए इस साल 26 साल हो जाएंगे नवंबर में, और अभी 14वीं परीक्षा हो रही है। बताइए, झारखंड की सरकारें हर साल जेपीएससी की परीक्षा नहीं करा पाती हैं। 26 साल हुए उसको अलग हुए, नया राज्य बने हुए, कम से कम 26वीं परीक्षा होनी चाहिए, 25वीं तो होनी ही चाहिए थी परीक्षा। हर साल आप, बेशक आपके यहाँ कम बहाली हो, आप 300 बहाली है, 500 सीटें हैं, जितनी सीटें हैं उनकी हर साल आप नियमित परीक्षा तो कराइए। कितने छात्रों का की उम्र बीत जा रही है इस चक्कर में, संयुक्त परीक्षा के चक्कर में। और ये 14वीं संयुक्त परीक्षा है। इसमें भी क्या गड़बड़ी हुई आपने दिखाया अभी कि जब परीक्षा के नतीजे आए तो एक ओएमआर सीट सामने आई, जिस सीट में सवालों के जवाब मिलाएगा तो कम सवाल सही थे।
इसके बावजूद उसको चयन होने लायक नंबर्स थे और उससे बेटर ओएमआर सीट थी जिन बच्चों की, उनको फेल कर दिया गया। खराब ओएमआर सीट है जिसके कम नंबर, कम सही जवाब है, उसको चुन लिया गया। तो ये एक तरह की गड़बड़ी नहीं है इस परीक्षा में। ये जो जिस परीक्षा की बात हो रही है इसमें 10 तरह की गड़बड़ी है। ओएमआर सीट जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, उस एजेंसी के ऑफिसेज में ओएमआर सीट्स मिल रहे हैं, कॉपीज मिल रही हैं। तो ये 10 तरह की गड़बड़ी हुई है। परीक्षा सेंटर मैनेज किया गया है, ओएमआर सीट में गड़बड़ी की गई है, पेपर पहले लोगों को बताए गए हैं। और इन तमाम गड़बड़ियों के बाद ये पहली, वही हमने कहा कि जो संचित गुस्सा है, जो झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा में पेपर लीक हो गए, जेएससी की परीक्षा में पेपर लीक हो गए, जो एक्साइज कांस्टेबल्स की भर्ती थी उसमें परीक्षा के पेपर लीक हो गए। मतलब कोई परीक्षा ही नहीं जा रही है जिसमें पेपर नहीं लीक हो जा रहा और बहाली नहीं रुक जा रही है। और उसके बाद देखिए आप इस बात को लेकर के जब ये सारा मोर्चा खुला, आपने कॉस्मेटिक काम करने शुरू कर दिए। इधर इनको पकड़ लिया, छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया। और ये जो अभी जेपीएससी के अध्यक्ष थे ख्यांगते, जो इसके पहले एल ख्यांगते, जो इसके पहले होम चीफ सेक्रेटरी भी थे झारखंड के, उनसे पूछताछ की जा रही है। सरकार की तरफ से कोई मूव नहीं है कि आप छात्रों से जाकर बात करें, उनको समझाएं, उनको भरोसे मिले, उनको विश्वास दिलाएं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे मामले में, ये 2023 में देखिए जो पहल भारत सरकार ने की है, ये पहल झारखंड की सरकार ने 2023 में किया। 2023 में वहां पेपर लीक रोकने का सख्त कानून बना जिसमें 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। और इसके बाद आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वहां ठेका दे रहे हैं परीक्षा कराने का। तो ये पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है और उसको ठीक करने का कोई सोच सरकार के अंदर नहीं दिख रही है। नहीं, सरकार के अंदर सोच नहीं है। और जो दिल्ली के मुद्दे पर जोर शोर से बोल रहे थे वो भी एकदम मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हैं। क्यों? बिल्कुल, प्रदर्शनकारी छात्र इस वक्त मोर्चे पर डटे हुए हैं। छात्रों की मांग है कि पेपर रद्द किया जाए। जेपीएससी, जेएसएससी और दूसरी एजेंसियों ने जो भी एग्जाम करवाए हैं उन सबकी जांच सीबीआई से कराई जाए। पेपर लीक की जिम्मेदारी तय हो और परीक्षाओं में हुई देरी की वजह से जो नौजवान ओवर एज हो गए हैं उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए, ये उनका अधिकार है। दोषी अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, नीट पेपर लीक के खिलाफ जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था तब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। यहां रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो बैठे हैं। देवेंद्र नाथ ने यह कसम खाई है कि जब तक कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एजेंसी में पूरी सफाई नहीं हो जाती वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। महतो ने जेपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आंदोलन का बिगुल फूंका था और अब उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जब तक कि बड़ा एक्शन नहीं होगा वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। उनका बयान आप सुने। सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी, जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र का कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे। मुद्दा क्या है ये तो मोटा मोटी हम सब समझ चुके हैं, लेकिन मसला ये है मेहताब जी कि विपक्ष क्यों चुप है? जंतर मंतर का छात्र छात्र लग रहा था, झारखंड का छात्र छात्र नहीं लग रहा है। क्या होता है कि योर स्टैंड ऑन एनी इशू डिपेंड्स अपॉन वेयर यू सिट। तो जैसे कांग्रेस मान लेते हैं विपक्ष में है, तो जो भी आंदोलन जैसे जंतर मंतर का आंदोलन या किसी भी छात्र आंदोलन जो भाजपा के किसी राज्य सरकार के खिलाफ हो रहा होगा उसमें कांग्रेस उसका समर्थन करेगी क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में। लेकिन कांग्रेस यहाँ पक्ष में है झारखंड में, वो पार्ट है अलायंस का, सरकार में उसके मंत्री हैं। अब जब उनके खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ ये काम होगा क्योंकि वो कहाँ बैठा है, वो सत्ता में बैठा है, तो वो उसका स्टैंड रहेगा कि भाई इसको इग्नोर करो या इसके ऊपर कोई कार्यवाही मत करो। एक और बात है कि जब हम लोग 17-18 में कैंपेन कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो एक नारा हमने चलाया था, सरकार सरकार में फ़र्क होता है। लेकिन इतने सालों पॉलिटिशियंस और सरकारों के साथ काम करने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा कोई फर्क नहीं होता। छात्र का आंदोलन किसी भी राज्य में होगा, ट्रीटमेंट सिमिलर होगा। यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, सिमिलर है। बातचीत हुई जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद, बट उसमें भी लगभग 25 या 30 दिन लगे, छात्र बैठे हुए थे। तो लार्जली यही रहता है, जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने की किसी में
या तो एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है और इंटेंशन नहीं है। मुद्दा क्या है ये तो मोटा मोटी हम सब समझ चुके हैं, लेकिन मसला ये है मेहताब जी कि विपक्ष क्यों चुप है? जंतर मंतर का छात्र छात्र लग रहा था, झारखंड का छात्र छात्र नहीं लग रहा है। क्या होता है कि योर स्टैंड ऑन एनी इशू डिपेंड्स अपॉन वेयर यू सिट। तो जैसे कांग्रेस मान लेते हैं विपक्ष में है, तो जो भी आंदोलन जैसे जंतर मंतर का आंदोलन या किसी भी छात्र आंदोलन जो भाजपा के किसी राज्य सरकार के खिलाफ हो रहा होगा, उसमें कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में। लेकिन कांग्रेस यहाँ पक्ष में है, झारखंड में वो पार्ट है अलायंस का, सरकार में उसके मंत्री हैं। अब जब उनके खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ ये काम होगा, क्योंकि वो कहाँ बैठा है, वो सत्ता में बैठा है, तो वो उसका स्टैंड रहेगा कि भाई इसको इग्नोर करो या इसके ऊपर कोई कार्यवाही मत करो। एक और बात है कि जब हम लोग 17-18 में कैंपेन कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो एक नारा हमने चलाया था, सरकार सरकार में फर्क होता है। लेकिन इतने सालों पॉलिटिशियंस और सरकारों के साथ काम करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, कोई फर्क नहीं होता। छात्र का आंदोलन किसी भी राज्य में होगा, ट्रीटमेंट सिमिलर होगा। यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, सिमिलर है। बातचीत हुई जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद, बट उसमें भी लगभग 25 या 30 दिन लगे, छात्र बैठे हुए थे। तो लार्जली यही रहता है, जो इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने की किसी में या तो एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है और इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन नहीं है, एबिलिटी तो है सरकार के एबिलिटी अंदर। कैपेबिलिटी भी नहीं है। देखिए क्या होगा कि अगर ये बातचीत हो भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि जैसा कह रहे हैं सर 23 में तो कानून भी बना है, अब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जो सिस्टम बैठ गया है पूरे भारत में, किसी भी चीज को ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लेक्स करती है, ठीक है, और करप्शन इतना है हर जगह पर कि ये बातचीत होने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल के आएगा। 2024 में भी एनईईटी पेपर लीक हुआ, एनटीए बैठा, 2026 में भी फिर लीक हुआ, ठीक है। तो परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं। और मैं तो कहता हूं भाई, हाथ जोड़ के कहता हूं, बिहार, झारखंड या हिंदी भाषी जो क्षेत्र है जहां पर युवा सरकारी जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, भाई सिर्फ वही ऑप्शन मत रखिए लाइफ में, क्योंकि आपकी उम्र निकल जाती है, जैसा अजीत जी भी कह रहे हैं, और आप उस चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए आपकी उम्र ऐसी हो जाती है कि आप एलिजिबल ही नहीं रह जाते। आपकी बात सुनकर बहुत निराशा हो रही है। ये बात नहीं ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन क्या है कि अभी एक सम्मानजनक नौकरी जो होती है, जो भारत में तो प्राइवेट सेक्टर उस तरह से नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी नहीं है उतना, एक सम्मानजनक नौकरी ही गरीबी से निकाल करके लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का सबसे बढ़िया साधन है, सबसे बेहतर साधन है। इसलिए लोग इतनी मेहनत करते हैं। ये कह रही हूं सर, इस आंदोलन को वो सम्मान क्यों नहीं जो जंतर मंतर पर सम्मान मिल रहा था? ये बिल्कुल बात आपने सही कही कि मुद्दे वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप किस नजरिए से उस मुद्दे को देख रहे हैं और कहां बैठकर उस मुद्दे को देख रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर बीजेपी को मौका मिला है। इस बार बीजेपी ने सवाल पूछा है कि कांग्रेस क्यों रांची के जेपीएससी पेपर लीक पर खामोश है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि कांग्रेसी सांसद संसद में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। आप सुने उनका बयान भी। झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही है। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि यह सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त रांची में ही मौजूद हैं। हम उनसे जरा वहां के रिपोर्ट और हालात ले लेते हैं। अभय, ये बताएं कि कल तो देर रात बिजली तक वहां पर काट दी गई, किन परिस्थितियों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और क्या सरकार की मंशा है भी कि इन छात्रों से बात करें? देखिए मीनाक्षी, फिलहाल तो ऐसा हालात देखकर नहीं लगता कि सरकार को अभी तक किसी भी तरह की कोई सुध इन लोगों की लेने की पड़ी है। ये कंडीशन मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, ये रांची का जयपाल स्टेडियम है और काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। दोपहर के बाद इस स्टेडियम के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और किस कंडीशन में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मीनाक्षी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि पानी बरस रहा था और इस टेंट को किसी तरीके से संभाल रहे थे ये स्टूडेंट्स, जो कि मांग कर रहे हैं कि पेपर धांधली जो हो रही है उसके अंदर सीबीआई जांच की मांग हो, क्योंकि इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके का भरोसा नहीं है। ये यहाँ पर इस तरीके का पंडाल लगा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी एक बार बात करके समझ लेंगे जो उनकी मांगे हैं। यहाँ पर जो कंपनी है, जिस कंपनी को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, उनके बैनर पोस्टर यहाँ पर टंगाए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। आप भी एस्पिरेंट्स हैं जेपीएससी? जी, जेपीएससी जेएसएससी सब में सारा एग्जाम में अपियर हुआ। तो आप लोग पिछले कई दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी क्या क्या मांगे हैं और क्या कोई सरकार से बातचीत हो पाई है? कोई रुख दिख रहा है कि आपकी बातें सुनेंगी सरकार? नहीं, फिलहाल तो हमारी मांग ये है कि टीडीपीएल कंपनी जो उसके द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसका सारा सीबीआई द्वारा जांच हो, क्योंकि स्टेट एजेंसी पे हमें भरोसा नहीं है और सरकार के द्वारा अभी तक तो कोई भी प्रतिनिधि हमारे से मिलने के लिए नहीं आई है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि अगर सीबीआई द्वारा जांच की रिपोर्ट सौंपी जाए तो उसमें सरकार अभियोजन की भी स्वीकृति दे, ताकि मामला जांच का मामला और आगे बढ़े और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। रात में क्या बिजली वगैरह काट दी गई थी? किस कंडीशन में आप लोग रह रहे हैं? मैं देख रहा था इसी ये जो ऊपर पन्नी लगी हुई है इसमें से पानी टपक रहा था बारिश में। हाँ, बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी और हमें ये डर लग रहा था कि कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। और बिजली की तो व्यवस्था नहीं है, अस्थायी रूप से जनरेटर की व्यवस्था है जिसपे कब फ्यूल खत्म हो जाए वो कहा नहीं जा सकता। अभय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब ये तय करना है विपक्ष को भी और पक्ष को भी, और मैं जब झारखंड की बात करी हूं तो उसमें पक्ष और विपक्ष आप सोचिए, जेएमएम और कांग्रेस इस वक्त सत्ता पक्ष में है और विपक्ष में बीजेपी है, कि छात्रों की मांग को क्या उतनी हवा दे पाएगी, उतनी ऊर्जा दे पाएगी जैसे विपक्ष ने जंतर मंतर पे दिया था? क्या बीजेपी वो ऊर्जा दे पाएगी झारखंड के इन छात्रों को? और इस वक्त जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, क्या वाकई में वो छात्रों के हित में काम कर पाएगी या नहीं? इस पर आप भी नजर बनाए रखिएगा। बात हम उपचुनाव की कर लेते हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 2 सीट बीजेपी हार गई है। हालांकि गुजरात में अपनी साख बचाने में कामयाब रही। जिन 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा उसमें बिहार की बांकीपुर सीट है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। 30 साल से जहां पर बीजेपी का कब्जा था वो सीट बीजेपी हार गई। जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की औपचारिक तौर पर बतौर विधायक शुरुआत कर दी है। इधर दतिया सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। बीजेपी दतिया सीट को कांग्रेस के पंजे से छीनने में नाकाम रही। बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि कोई अच्छा व्यक्ति सीएम हो। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए।
बांकीपुर अमिताभ जी वो सीट है जहां पर जब जेडीयू और आरजेडी मिलकर भी लड़ी थी तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार प्रशांत किशोर जीत गए। हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक है बांकीपुर सीट की वो काफ़ी बीजेपी को फेवर करती है। लगभग 66% आप पिछले कार्यक्रमों में दिखा भी रहे थे। बीजेपी का कोर वोट बेस है यहाँ पर, और सेमी अर्बन अर्बन सीट है, लार्जली मिडिल क्लास, लोअर अपर मिडिल क्लास रहता है, तो बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। बट कई बारी क्या होता है कि एवरी स्ट्रेंथ इज़ अ वीकनेस। तो गढ़ है तो उसमें कहीं ना कहीं एक फटीक फैक्टर भी है, लोगों में डेवलप हो गया। दूसरी बात है कि ये लो स्टेक इलेक्शन है, तो लो स्टेक इलेक्शन जब होता है तो बीजेपी का कोर वोटर सपोर्टर जिसमें डिसकंटेंट है और उसको मैसेज देना है पार्टी को, तो वो कहीं ना कहीं देखता है कि भाई सरकार पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हम इस सीट पे ऑफ कोर्स कैंडिडेट वाइज भी सबसे काबिल, सबसे पॉपुलर उसमें प्रशांत किशोर थे, और हम अपना मैसेज भी भाजपा या सरकार को दे देते हैं कि वोटर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। के लिए तो बीजेपी के लिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ। इस सीट को इतना हल्के में कैसे लड़ी? और अब ये जो प्रशांत किशोर का बयान है, क्या बिहार में नया विपक्ष तैयार है? नहीं, देखिए क्या है कि प्रशांत किशोर दो लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किए थे 2025 विधानसभा चुनाव में, एक तेजस्वी यादव और दूसरा सम्राट चौधरी। अब क्या हो गया कि अब ये असेंबली में ये तेजस्वी यादव को भी आउटविट करने की कोशिश करेंगे कि भाई मेन विपक्ष मैं हूँ। तेजस्वी यादव पे भी बहुत सारे आरोप हैं कि भाई वो राहुल गांधी की तरह विदेश चले जाते हैं, सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स में। और आरजेडी अब एक थ्रेट तो देख ही रही है, 25 सीटों पे अटक गई है जो उसके 2010 की टैली थी, है ना। और फैमिली में भी ट्रबल है, तो आरजेडी तो क्राइसिस से जूझ रही है। और वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को भी टारगेट करेंगे, वो सीधा सम्राट चौधरी को ही टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जीत है वो बिहार में सही सीएम नहीं दिया है बीजेपी ने, उसके अगेंस्ट ये जीत है। मैं दतिया की भी बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अजीत जी आपके पास आते हैं। बांकीपुर की तरह दतिया में भी वोटिंग का ट्रेंड रहा। दतिया सीट को बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन इस उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार को बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को समझा नहीं पाए। अब मैं इन दोनों पर एक छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले अजीत जी, बांकीपुर से लेकर दतिया तक बीजेपी के लिए क्या मैसेज है? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जिस सीट पर 9 साल से वो जीत रही थी, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उसके बाद पहला चुनाव है। इस चुनाव में हार जाना ऐसी सीट पर जहां आपका इतना बड़ा सामाजिक समीकरण है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है। उसको एड्रेस करना होगा, ये समझना होगा कि लोग नाराज हैं। लोग किस वजह से नाराज हैं? सबकी नाराजगी के अलग अलग कारण है। कोई एक फर्जी इनकाउंटर से नाराज है, कोई लॉ एंड ऑर्डर से नाराज है, कोई पेपर लीक से नाराज है, कोई यूजीसी के गाइडलाइन से नाराज है। जो उसका फॉरवर्ड वोटर है उसमें जो डिसकंटेंट है वो यूजीसी को लेकर के है, उसको एक मैसेज देना था। तो हर नाराजगी अलग अलग समूहों की नाराजगी है, बीजेपी को समझना चाहिए। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो एक अपोजिशन के एक लीडर है, ठीक है। तो वो कहेंगे बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाए, ये बीजेपी का फैसला है। और बीजेपी को किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, आइंस्टीन होते उनको मुख्यमंत्री बना देते तो प्रशांत किशोर कहते कि ये उतने काबिल नहीं है जितने काबिल हम है, तो दूसरा काबिल आदमी ले आइए। इसलिए काबिलियत की जो उनकी परिभाषा उस हिसाब से तो बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी ना। बीजेपी ने जो उसको पॉलिटिकली सबसे उपयुक्त लगा है उसको सीएम बनाया है और उसके हिसाब से वहां वो काम करेगी। अब आप दतिया की बात कर रही हैं, यहाँ दतिया में देखिए, अगर सोचिए 22,000 वोट अगर नहीं काटा होता दामोदर यादव ने, तब क्या होता? दामोदर मंडल यादव आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 22,000 वोट आया है और लार्जली वो वोट कांग्रेस पार्टी का है। अगर वो वोट नहीं काटते वहां उतना, ये दो मैसेज है। आपने एक यादव कैंडिडेट को 22,000 वोट आया है, उसको कुछ दलित वोट होगा आजाद समाज पार्टी का और कुछ यादव का भी वोट होगा। फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या मतलब है? आप मुख्यमंत्री हैं वहां और दामोदर यादव 22,000 वोट ले आ रहे हैं, तो ये बड़ा मैसेज वहां के मुख्यमंत्री के लिए भी है और ये बीजेपी के लिए तो है ही। और ये बात एकदम ठीक है कि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर सवाल उठेंगे कि भाई आपने किस तरह से काम किया या आपने क्या आधार बनाया, आपने निजी आधार बनाया कि पार्टी की सीट होती। कल तो हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पार्टी की सीट होती है। पार्टी की सीट है तो पार्टी कैसे इस तरह से इतनी कमजोर हो गई? इसका मतलब आपने अपनी सीट बना रखी थी, अपना फिफ्टम बना रखा था, जब आपको टिकट नहीं मिला तो पार्टी हार गई वहां। बात उत्तर प्रदेश की, चुनावी राज्य है, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। शिवपाल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए आज अनुपूरक बजट लेकर आ रही है।
ये चंदा चोर सरकार, चढ़ावा चोर सरकार, बजट चोर सरकार है। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए बजट लाती है और पूरे के पूरे बजट की चोरी करवाती है। विधानसभा में हंगामे के बीच आज योगी सरकार अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। योगी सरकार 25,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकती है। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों पर सरकार का अधिक ध्यान रहेगा। योगी सरकार आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा सकती है। धार्मिक पर्यटन के लिए बजट आवंटित हो सकता है। सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। तो इंतजार रहेगा आज सुबह 11 बजे का, जब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले बात 27 की जोर आजमाइश की। अजीत जी, अगर हम बजट की इतर अगर देखें जो इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में चल रहा है, एक ऐसा कैच पॉइंट इस वक्त समाजवादी पार्टी के हाथ में है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, और फिर उनके सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति, क्या वो उन्हें फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, वो समाजवादी पार्टी उसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहेगी, क्योंकि वो एक इमोशनल इशू है। लोगों को लग रहा है कि ये हिंदू आस्था के साथ जोड़ करके हम इसको, जो हिंदुओं में भी नौजवान पीढ़ी है जो अलग अलग कारणों से नाराज है, जिसका डिस्कंटेंट है बीजेपी के साथ, हम उसको उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं, उसको बीजेपी से दूर ले जा सकते हैं, ये इशू बना करके। इसी के लिए वो समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट से लेकर के और वहाँ लखनऊ विधानसभा तक इस बात का इशू बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इसके ऊपर क्या बड़ी चीज हो सकती है। अभी तो पेपर लीक की वजह से चर्चा थोड़ी कम थी, जैसे पेपर लीक खत्म हुआ फिर ये इशू आ गया पार्लियामेंट में भी, हम लोग देख रहे हैं। और ये जो सप्लीमेंट्री बजट है, ये भी उसी की एक कोशिश हमको दिख रही है कि ये इस समय कोई ऐसा बड़ा ऐलान करें, कुछ ऐसे वेलफेयर की स्कीम्स लेकर के आए जिससे इन सब चीजों की चर्चा थोड़ी कम हो जाए। समाजवादी पार्टी भी इस बात को समझ रही है, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि अभी तो बजट पेश हुआ होगा मार्च में और आप अगस्त में फिर अनुपूरक बजट लेके आ रहे हैं। अनुपूरक बजट आता भी तो आप शीतकालीन सत्र में ले आते, क्योंकि उसके बाद बजट नई सरकार ही पेश करेगी। तो ये अभी आ रहा है, आमतौर पर नहीं आता है। इसको समझिए ऐसे कि आमतौर पर नहीं आता, ये रिवाइज एस्टीमेट में आ जाता है। आप अतिरिक्त खर्च कर दीजिए, ये आएगा, उसके बाद हो सकता है कि डेफिसिट हो जाए, आपका जो फिस्कल डेफिसिट हो जाए, बढ़ जाए वो। ठीक है, अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल मतलब है। आप कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणा करके और एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं जिसमें जो आपका आस्था वाला मामला जो है उस पर ज्यादा फोकस न बने। ये हैट्रिक का बंदोबस्त कर रहे हैं, उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन मदरसों पर योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। योगी सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। आज हो रही कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगेगी। इस संशोधन के बाद मदरसों में केवल आलिम यानी कि इंटर तक की ही पढ़ाई होगी और मदरसे कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे पाएंगे। कामिल 3 साल का कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बराबर का होता है, वहीं फाजिल 2 साल का कोर्स होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में आदेश दिया था कि मदरसों में मिल रही कामिल और फाजिल डिग्री नहीं दी जा सकती। योगी सरकार मदरसों पर बड़ा फैसला ले रही है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर एक बयान से सियासी बवाल भी है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। ये जो बात अभी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी अमिताभ जी वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और एक तरफ बीजेपी के आइडियोलॉजी हम जानते हैं कि वो हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो साफ दिखाई दे रहे हैं। उसमें केशव प्रसाद मौर्य का फिर ये बयान 80-20 वाला चुनाव एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट अगर आ रहा है तो युवा, किसान, महिला, इसमें जो भी डिस्कंटेंट है, युवाओं में डिस्कंटेंट है, महिलाओं में, यूपी में कोई कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है जैसा हर जगह बीजेपी में, एमपी, महाराष्ट्र, असम, बिहार, हर जगह बीजेपी ने फॉर्मूला अपनाया। वो भी आ सकता है अगर आप देखें तो कैश ट्रांसफर स्कीम यूपी में आ सकता है आज। और किसानों ऑफ कोर्स वहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इश्यूज है, लेकिन बीजेपी का जो अलग अलग वोटर सेगमेंट के लिए अलग अलग मैसेजिंग होती है। तो हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है, पोलराइजेशन एक मुद्दा है जो आप 80-20 की बात कर रही हैं। तो जहां विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को इनके ही पिच पे खेल करके कि चंदा चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुई है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश है। दूसरी बात है कि विपक्ष ने पीडीए का इस्तेमाल करके एक झटका दिया है बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो पीडीए यानी
अगर हिंदू समाज अलग अलग जातियों के आधार पर वोट करना शुरू कर दे तो भी मुश्किल में आ सकती है बीजेपी। तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश है कि हिंदू समाज जो इकट्ठा हिंदुत्व के मुद्दे पे ही रहे, क्योंकि हिंदुत्व के जो मतलब रक्षक हैं या उनकी बात करने वाले जो हैं वो बीजेपी है। तो अलग अलग मैसेजिंग, अलग अलग वोटिंग सेगमेंट के लिए करते हैं, वोट पैटर्न का आप एनालिसिस करते हैं। योगी आदित्यनाथ के फॉर्म में वो कौन से बिंदु हैं जो जाते हैं, जो इनको एक मजबूत नेता दिखाते हैं? एक तो है कि भाई स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर का उनको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स सबसे बड़े हिंदुत्व के लीडर आज वो भारत में। तो ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके मतलब जो लोग उनको चाहते हैं लार्जली इन 3 इश्यूज के ऊपर उनको चाहते हैं, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर उनको चाहते हैं, हिंदुत्व, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर। और इनकी ही विरोधी अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, ये अखिलेश यादव के का तो उनको अभी जो अभी बता रहे हैं अमिताभ जी, उसी में एक जोड़िए कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का और माफिया राज खत्म करने का जो नैरेटिव बनाया है, जो स्ट्रांग पॉइंट है योगी आदित्यनाथ का, वो तो अखिलेश यादव के 5 साल के शासन के बरक्स ही है ना। अखिलेश यादव के 5 साल का जो राज था 12 से 17 का, उस बीच जो चेहरे थे, अब देखिए वो सारे चेहरे लगभग गायब हैं। उसमें ज्यादातर मुस्लिम चेहरे जो थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद हो और भी लोग हैं जो उनसे थोड़े नीचे के थे, ये जो सब खत्म हुआ है, ये एक स्ट्रांग पॉइंट हुआ। इससे पोलराइजेशन का भी जो एक ध्रुवीकरण वाला होता है वो भी फायदा हुआ उनको, और लॉ एंड ऑर्डर का भी फायदा हुआ। तो अखिलेश यादव के कामकाज के उसको जो वीक पॉइंट्स थे उनको अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाया है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन अभी जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो देखिए, वो जो हम लोगों ने कहा कि कामिल की डिग्री नहीं देनी है, फाजिल की डिग्री नहीं देनी है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से मदरसों का संचालन नहीं हो सकता है हायर एजुकेशन में। अगर उसको रोकने के लिए सरकार कानून ले आ रही है वो बहुत अच्छी बात है। सरकार उसको वहाँ डिजिटल करने जा रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का करने जा रही है, वहाँ उनका पाठ्यक्रम बदलना, ये सारी चीजें सरकार कर रही है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। लेकिन ये कहना कि ये मदरसे हैं, पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, आतंकवाद की फैक्ट्री है, तो ये बहुत ही गलत है। ये तो फिर आप अपनी ही सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हजारों मदरसे अभी भी इस देश में चल रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं बंद करा रही है उन मदरसों को, अगर वो आतंकवाद की फैक्ट्री है तो? ये पॉलिटिकल एक बयान है जो इस बात को डायलूट कर रहा है, जो एक पॉजिटिव स्टैंड आज सरकार लेने जा रही है कैबिनेट के में जाकर के, एक पॉजिटिव काम जो होने जा रहा है उसको आप जो है सर, आप जिसे पॉजिटिव कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, उसी विपक्ष कैसे आज नेगेटिव कहने वाला है वो भी हम तस्वीरें देखेंगे। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के रिजल्ट के बाद इधर विपक्ष के हौसले बहुत हाई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संसद में विपक्ष आज और ज्यादा आक्रामक दिखाई देगी। संसद में आज भी हंगामा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की दतिया सीट को बचाने में कामयाब रही। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में छात्रों पर हुए एक्शन के मामले में गृह मंत्री के बयान देने पर भी विपक्ष अड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक गृह मंत्री संसद में जवाब नहीं देते तब तक वो सदन तो चलने नहीं देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल जारी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब तक चढ़ावा चोरी पर संसद में चर्चा नहीं होती तब तक वो सदन नहीं चलने देंगे। यानी कि कुल मिलाकर डेडलॉक की स्थिति बनी रहेगी। इस बीच एनडीए सांसदों का मंगल मिलन जारी रहा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मॉनसून सत्र में ये तीसरी बार बैठक हो रही है जब एनडीए सांसद एक साथ मंगल मिलन कर रहे हैं। हर बार पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को अलग अलग मैसेज दिए हैं। वो अलग अलग मैसेज क्या है वो आपके सामने है। चाहे वो छात्रों की बात हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कैसे होना है उसकी बात हो, एक मैसेजिंग जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। लेकिन ये जो डेडलॉक इस वक्त बना हुआ है, वो डेडलॉक क्या खत्म कर पाएंगे? देखिए, अब तो डेडलॉक विपक्ष अब कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अपोजिशन डेडलॉक इसलिए बनाए रखना चाह रहा है क्योंकि अपोजिशन को कहीं ना कहीं इस बात का डर लग रहा है कि भाजपा जो है जैसे स्मूथ होगा, हाउस चलना शुरू होगा, वो नारी शक्ति वंदन कानून, परिसीमन कानून ये सब आएंगे तो उसके पहले डिस्टर्ब किए रहो हाउस को। पहले से एक माहौल बना करके रखो, इमोशनली चार्ज रखो, इसको हाउस चलने ही मत दो। इतना जोखिम इतना इस तरह के काम कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। देखिए, कल जो है एक इतना सिंपल बिल था सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का, अध्यादेश के जरिए वो कानून लागू है, ऑलरेडी संख्या बढ़ाई जा चुकी है। उसको बिल कानून बनाया जाना था, वो बिना चर्चा के पास हुआ।
लोकसभा में आया, अर्जुन राम मेघवाल ने बिल रखा और अपोजिशन के लोग हंगामा करते रहे, बिल पास हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा, वंदे मातरम का बिल आया, उसके सम्मान के लिए और बिना चर्चा के दोनों सदनों से पास हो गया, कानून बन गया। तो अपोजिशन अब किसी भी विषय पर चर्चा के लिए नहीं चाहता है। वो उसका है कि सरकार अगर बिल पास कराती है बिना चर्चा के पास करा ले, हम लोग हंगामा करेंगे, हंगामा जारी रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो सरकार न ले आ सके, या ले आए तो उस पर बाधा डालें। विपक्ष का सबसे बड़ा डर आपको अमिताभ जी क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, विपक्ष का डर यही है कि भाई अगर स्मूथली पार्लियामेंट फंक्शन करना शुरू होता है और जो बिल डिलिमिटेशन बिल जिसकी जो एक्चुअली लिस्टेड नहीं है इस सेशन के लिए, लेकिन क्योंकि 2/3 बहुमत के ऊपर भाजपा काम कर रही है, चाहे वो टीएमसी के एमपीज़ हों, चाहे शिवसेना के एमपीज़ हों, डीएमके भी 50-50 है अगर उनकी बात मान ली जाती है, तो एक विक्ट्री मिल जाती है बीजेपी को। और पिछले 3-4 महीने में अगर आप देखेंगे तो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, सीजेपी प्रोटेस्ट और अब ये बाईपोल के रिजल्ट्स, कहीं ना कहीं सेटबैक्स मिलते रहे हैं बीजेपी को सेटबैक मिल रहे तो हैं। ये उनके लिए एक पॉजिटिव हो जाएगा, तो सदन खत्म होते होते एक पॉजिटिव मैसेज के साथ बीजेपी बाहर आएगी। दूसरी बात है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको क्रेडिट मिला नहीं है सीजेपी प्रोटेस्ट का। क्यों मिलना चाहिए उनको ये लगता है कि भाई हम ये मुद्दा रेस कर रहे हैं इतने सालों से, हम छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये सीजेपी एक ऐसे ही हैंडल एक बना करके कोई व्यक्ति कैसे सारा क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। और क्योंकि सरकार वहां पर अकोमोडेटिव दिखी है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से, तो अब एक ईगो की बैटल आ गई है कि भाई हमको इस मुद्दे पर अमित शाह जी का बयान चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये अगर मिल जाएगा तो उसको वो एक मॉरल विक्ट्री अपनी मानेंगे। खबर आप केजरीवाल जी की भी ले लें, वो भी विपक्षी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो आज पीएम आवास तक मार्च करेंगे। उन्होंने E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च करने का ऐलान किया है। केजरीवाल दोपहर 12 बजे 100 कार्यकर्ताओं के साथ निकलेंगे और 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत तो नहीं दी है। केजरीवाल के मार्च को देखते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर अब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर देश भर में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और लोगों से अपने साइन किए हुए लेटर मांगे जो कि E20 फ्यूल से जुड़े हुए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह दावा किया गया है कि देश भर से उन्हें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां मिली हैं लोगों की और उनका समर्थन भी अरविंद केजरीवाल को मिला है। अब अरविंद केजरीवाल ने आज 12 बजे के करीब आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस से प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च करने की घोषणा की है, ऐलान किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो केवल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और जो चिट्ठियां उन्हें मिली हैं वो प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ किया है कि केवल 100 लोग ही उनके साथ जाएं और जिन लोगों में हिम्मत है वो ही जाएं। इस तरह की जो है राजनीतिक बातें अरविंद केजरीवाल ने की है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की ये मांग है कि E20 फ्यूल को लेकर सरकार चॉइस का ऑप्शन जो है जनता को दे, साथ ही साथ जो एथेनॉल युक्त फ्यूल है उसके दामों में भी गिरावट होनी चाहिए क्योंकि एथेनॉल सस्ता है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी है। आप देखें आम आदमी पार्टी के ऑफिस के ठीक बाहर फिरोज शाह रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती। दरअसल राहुल गांधी ने जो एक ट्रेंड शुरू किया कि जाकर आप प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे दें, प्रदर्शन कर दें, उसी ट्रेंड को अरविंद केजरीवाल भी फॉलो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं अजीत जी कि शायद E20 के मुद्दे पर वो समर्थन लोगों के बीच में हासिल कर ले। ये एक इमोशनल इशू है, उनको दिख रहा है कि देश भर में वो तो ऐसे इशूज की तलाश करते रहते हैं ना, तो उनको लगा कि ये जेन्युइन है। लोग नाराजगी जता रहे हैं कि हमको माइलेज कम हो रहा है और इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं, और सरकार ने भी ये तो माना है कि माइलेज पर कुछ असर है और कुछ जो रबड़ के पार्ट्स हैं वो खराब होते हैं। तो उसी को इन्होंने इशू बनाया। पहले एक नेशनल टाउन हॉल यहाँ किया उन्होंने, 2-3 दिन पहले नेशनल टाउन हॉल किया, उसमें देश भर के अलग अलग जगहों से लोग आए थे, उनका एक्सपीरियंस सुना इन्होंने। एक ऑनलाइन कैंपेन चला रखी है जिस पर सिग्नेचर इकट्ठा किए गए हैं। अब इसको लेकर के 100 लोगों के साथ हम जा रहे हैं। जाना तो नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस तरह के मार्च अगर अनाउंस करके होते हैं तो तुगलक रोड थाने के पास
उनको रोक दिया जाता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे लोग। लेकिन एक इशू, अब तो सारा ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होती हैं ना, डिजिटली होती हैं, सब वर्चुअल स्पेस में होता है, तो वहाँ एक स्पेस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। इनको भी पता है कि वो जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, जैसे कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिला वैसे इनको भी नहीं मिला है, वो छात्र ले गए अपना, वो नौजवानों का अपना एक क्रेडिट हो गया। तो अब इसमें ये चाह रहे हैं कि हम निमेरो उनो हो जाए, हम ये इस इशू को हम उठाएं, हम चैंपियन हो जाए। और ये इशू अभी चलेगा, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हम E20 से नीचे नहीं जा रहे हैं, मतलब कोई E10 E5 या वैसा बिना मिक्स्ड पेट्रोल हम नहीं बेचेंगे हम, चूंकि लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये E20 की समस्या चलती रहेगी और उसके हम चैंपियन हो जाएंगे। इसलिए ये सब, ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये उसका है, ये उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। सरकार के सामने अमिताभ जी एक के बाद एक बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें से E20 भी एक बड़ा चैलेंज है। सरकार क्या इसे ठीक तरह से डील कर पा रही है? ये कम्युनिकेशन वाइज तो नहीं डील कर पाई है, क्योंकि ये दो विभागों का मामला है। तो कभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे उसको ठेल दिया जाता है, कभी वापस नितिन गडकरी पे आता है, कभी हरदीप पुरी पे आता है। तो एक बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन इसमें सरकार ने अभी तक किया नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन इशू या PR पब्लिसिटी इशू बीजेपी झेल रही है, भले ही वो CJP प्रोटेस्ट हो या उसके संदर्भ में, इसको दर्शाता है कि कम्युनिकेशन के मामले में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हिल रही है। मतलब क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन नहीं, हर चीज स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि कम्युनिकेट क्या करना चाहती है। और हर चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब तक एक सेल्फी का वीडियो या कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी। एक ये भी वीकनेस दिख रहा है। दूसरी बात है कि ये मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ मामला है सब। अगर आप देखें तो भाजपा के 36-37% वोट शेयर में, जिसको हम मोदी फैक्टर कहते हैं, 9-10% है, यानी बीजेपी का कोर वोट सिर्फ 27% है। लेकिन जीत तो उसको इस 10% की वजह से मिलता है, जो नॉन आइडियोलॉजिकल वोट है। अब चाहे युवाओं का प्रोटेस्ट हो, चाहे E20 हो, सब मिडिल क्लास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और यही डिफरेंशिएटर है विपक्ष और पक्ष में, क्योंकि ये वोटर मोदी जी अपने चेहरे पर या अपने नाम पर बीजेपी के पक्ष में। आप कह रहे हैं ये वो आइडियोलॉजी वाला वोटर नहीं है, वो मुद्दों वाला वोटर है, इशू बेस्ड वोटर है, विजन बेस्ड वोटर है, जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो मोदी जी बात करते हैं भाई डेवलप्ड इंडिया, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फ्रेंडली एक इमेज लेकर के आए थे, वो वोटर है। तो उसके ऊपर सबकी नजर है, क्योंकि बाकी तो कोर वोट जो है वो ज्यादा हिलता नहीं है। यही वोटर जो है 9-10%, ये 2004 में जो पहले वाजपेयी जी के साथ था, 2004 में ये शिफ्ट हुआ यूपीए की तरफ, डिसकंटेंट था, 9 में ज्यादा मात्रा में शिफ्ट हुआ। तो उसको लेकर भी विपक्ष देख रहा है कि कहीं इस डिसकंटेंट को भुनाया जाए। आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर अगर दंगल की तस्वीरें आती हैं तो वो भी आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर ही देखने जा रहे हैं। खबर आपको कुछ विदेश की भी दे दें। अमेरिका ईरान में टेंशन जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रस्तावित बातचीत से पहले ईरान ने फिर अटैक किया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया, तो वहीं हॉर्मुज में ओमान कोस्ट पर एक ऑयल टैंकर पर भी अटैक की खबर है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास समझौते का आखिरी मौका है। साथ ही ये भी दोहराया कि अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा था, ईरान डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ बातचीत चाहता है, दूसरी तरफ कहता है कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। साथ ही ये भी लिखा कि हॉर्मुज पर पूरी तरह अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है। ट्रंप पर ईरान ने भी पलटवार किया और जो बातें कही गई हैं वो तो लगातार हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख ही रहे हैं। ईरान को कितनी बार आखिरी मौके? देखिए, ये तो पिछला जो इनका सोशल मीडिया का वो था, मैसेज था ट्रंप का, वो था कि लॉक्ड एंड लोडेड। तो जब आप लॉक्ड हैं, लोडेड हैं, आप अटैक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है, वहां के जो खाड़ी के देश हैं जिनके साथ समस्या आ रही है। क्योंकि अब इसने जो ओमान भी अब ईरान के साथ जुड़ गया और उसको लग रहा है कि एक हम रेवेन्यू का रास्ता बन रहा है हॉर्मुज में हमारे लिए। ओमान भी जुड़ गया, दोनों मिल करके वहां से टोल वसूलने का सिस्टम बना रहे हैं। और उसके बाद एक जो लाल सागर है, जो उधर रेड सी में इसने हुतीज ने अटैक शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सुएज कनाल का रास्ता भी प्रभावित होना है। बाबल मंदेब की हम लोग बात पहले करते रहे। तो अब ये संकट बढ़ गया है और यहाँ डायरेक्टली अब जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज सऊदी अरब और यूएई के, उन पर हमला करना शुरू कर दिया है हुतीज ने भी और ईरान ने भी। तभी सऊदी अरब आया था लड़ाई में जब हुतीज ने अटैक किया था उसके और उसका अरामको पर, जो सबसे बड़ी वहाँ की एक रिफाइनरी है। तो ये उसकी वजह से उन देशों का दबाव है। और अभी ये खबर है कि ये जो यूएई है और कुवैत है, ये देश 9 लाख
करोड़ रुपया तो युद्ध के मुआवजे के तौर पर ईरान को देने को तैयार भी हो गए। 28 लाख करोड़ की जो बात हो रही है उसमें 9 लाख करोड़ रुपए देने की सहमति भी बन गई है। तो इसी वजह से अब फिर एक अंतिम मौका लेकर के आए हैं ट्रंप कि भाई पैसे भी दे रहे हैं तुमको, युद्ध भी खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब इसको पता चल गया ईरान को कि होर्मुज पर कमाई का एक साधन हमको बन सकता है, ओमान ईरान दोनों को। तो जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक फिर ईरान भी नहीं पीछे हटेगा इस मामले में। और कब तक लड़ेगा ईरान भी। आज दमदार 10 में चर्चा को हम यहीं पर विराम करते हैं। बहुत शुक्रिया जीत जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।